नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है राजधानी लाइव में। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में तीसरे हथियार के रूप में इस्तेमाल के लिए मंजूर की गई रूस की स्पुतनिक वैक्सीन जून के दूसरे हफ्ते से लोगों के लिए उपलब्ध रहेगी। ये जानकारी गुरुवार को अपोलो अस्पताल की तरफ से दी गई है। अपोलो अस्पताल के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरपर्सन शोभना कामिनी ने बताया कि भारत की तरफ से जिस तीसरी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को इजाजत दी गई है वो जून के दूसरे हफ्ते से देश भर के अपोलो अस्पताल में मिलेगी। हालांकि अभी टीकों की सप्लाई की मात्रा को लेकर फैसला नहीं हो सका है। इससे पहले मॉडर्ना और फाइजर जैसी विदेशी वैक्सीन कंपनियों ने सीधे राज्यों को सप्लाई करने से इनकार कर दिया था। दिल्ली के अलावा पंजाब को भी दोनों कंपनियों ने वैक्सीन की सप्लाई से इनकार किया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि स्पुतनिक वी वैक्सीन के निर्माताओं से बात चल रही है, वे हमें वैक्सीन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी कितनी मात्रा में वैक्सीन मिल पाएगी इसे लेकर बात नहीं हो सकी है। केजरीवाल ने कहा कि हमारे अधिकारियों और स्पुतनिक के निर्माताओं के बीच में मंगलवार को भी बैठक हुई थी। वहीं नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने कहा कि हमारा प्रोटोकॉल स्पष्ट है कि दिए गए दोनों डोज एक ही वैक्सीन की होनी चाहिए। अगर किसी को अलग अलग वैक्सीन दे दी भी जाती हैं तो ये चिंता का विषय नहीं होना चाहिए, ये सुरक्षित है। इसमें दो बातें हैं कि पहली तो बात है कि प्रोटोकॉल के हिसाब से हमें हमें सजग रहना है कि ऐसे नहीं हो, बिकॉज दैट इज हाउ इट शुड बी कि पहले जो टीका लगे उसी वैक्सीन का दूसरा टीका। लेकिन फिर भी अगर ऐसे हो भी गया है, सर्टेन कर लीजिए, उस व्यक्ति को बेसिकली नॉट टू वरी, क्योंकि अगर उस एंटीजन से इम्यूनिटी बनी, दूसरे से बनी, इतना कोई सिग्निफिकेंट इश्यू नहीं होना चाहिए। हालांकि इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि बदल के वैक्सीन लगाओ तो इम्यूनिटी ज्यादा होती है, ऐसी भी बातचीत चली है। तो मैं अश्योर करना चाहूंगा कि परहैप्स देयर इज नो कॉज फॉर कंसर्न टू दैट फैमिली। तो ऑप्शन के तौर पर सरकार देख रही है? ऑप्शन के लिए बिल्कुल अभी स्टेज पे नहीं देख रहे, ऐसी कोई रिकमेंडेशन कहीं से नहीं आई है। पॉसिबली सेफ है, कोई तो ये भी कहते हैं कि फायदा भी हो सकेगा। जब वो सामने ऐसा ज्ञान आएगा तो बताएंगे, पर एज ऑफ नाउ स्टिक टू द सेम फर्स्ट डोज वैक्सीन एज द सेकंड। कुछ देशों में इस तरीके के क्योंकि हो रहा है, अभी नहीं, वो ट्रायल के तौर पे इस चीज को इनफैक्ट एक्टिवली ट्रायल के तौर पे देखा जा रहा है कि क्या ऐसे मिक्स मैच करें तो कोई इसमें फायदा है, ऐसा सोचा जा रहा है और संभव भी है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर लें तो उन व्यक्ति विशेष को वरी करने की मेरे से। तो सुना आपने अलग अलग तरह की स्थिति जो वैक्सीन को लेकर बनती नजर आ रही थी। कई जगहों पर भ्रम के हालात देखने को मिलते थे वैक्सीन को लेकर। अब आपको बताएं कि नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने कहा कि अगर अलग अलग वैक्सीन लग भी जाती है तो चिंता की बात नहीं है। हालांकि अभी प्रोटोकॉल के तहत एक ही कंपनी की वैक्सीन किसी को भी लगाई जाने की बात कही जा रही है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, सबसे पहले तो एक राहत की खबर यह है कि जल्द ही दिल्ली वासियों सहित देश भर के बाकी लोगों को भी स्पुतनिक वी मिलने वाली है। इसको लेकर क्या अपडेट है, एक बार विस्तार से बताएं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही थी, केंद्र सरकार से गुहार भी लगाई जा रही थी कि वैक्सीन की कमी है, वैक्सीन उनको उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि जिस तरीके से 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए मई के महीने के लिए कहा गया था कि उनको वैक्सीन लग जानी चाहिए थी, मगर अभी तक उनको वैक्सीन नहीं लगी। और दिल्ली के जितने भी कह सकते हैं वैक्सीन सेंटर हैं वो लगभग बंद पड़े हुए हैं और लगातार उनके लिए कहीं ना कहीं वैक्सीन की उपलब्धि हासिल करानी थी। मगर जिस तरीके से अब स्पष्ट हो रहा है कि जिस तरीके से स्पुतनिक वैक्सीन की बात करें, रूसी वैक्सीन की, तो वो कहीं ना कहीं अब कह सकते हैं जून के महीने से दूसरे वीक से यानी कि मिलना स्टार्ट होगी। और कितनी मात्रा के अंदर मिलेगी यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार कोशिश कर रही थी, लगातार कंपनियों से बात करी जा रही थी, विदेशी कंपनियों से भी बात करी जा रही थी, चाहे वो फाइजर हो या फिर कोई और कंपनियां हो, लगातार उनसे बात की जा रही थी, लगातार कोशिश की जा रही थी कि दिल्ली की जनता को वैक्सीन मिल सके। मगर जिस तरीके से कहीं ना कहीं इसके अंदर राजनीति भी की जाती है, क्योंकि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार की मदद नहीं कर रही थी और दिल्ली सरकार निरंतर अपने आप को अकेला पा रही थी। मगर जिस तरीके से अब स्पष्ट हुआ है कि जिस तरीके से वैक्सीन का जो रूसी वैक्सीन है उसकी कहीं ना कहीं डोज अब दिल्ली के अंदर जून के महीने के दूसरे वीक से मिलना स्टार्ट हो जाएगी, यानी दूसरे हफ्ते से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। कितनी बड़ी मात्रा के अंदर मिलेगी अभी ये स्पष्ट नहीं है। मगर जिस तरीके से एम्स के डॉक्टरों ने भी स्पष्ट कहा है कि वैक्सीन अगर किसी को लग भी जाती है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर अलग अलग कंपनियों की भी वैक्सीन लगती है तब भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा इश्यू नहीं है। मगर जिस तरीके से लगातार अभी भी लोगों के अंदर भ्रम बना हुआ, क्या अलग अलग वैक्सीन लगती है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी, मगर ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है कि अलग अलग वैक्सीन किसी को लगती है तो कोई दिक्कतें आएंगी। मगर जिस तरीके से बात करें अब वैक्सीन की प्रक्रिया की,
तो जो रुकी हुई प्रक्रिया थी उसको कहीं ना कहीं सुचारू रूप से चालू करना होगा, और जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं इसी दूसरी लहर से बचाना होगा। मगर बात करें तीसरी लहर के लिए, तो तीसरी लहर के लिए भी कहीं ना कहीं जद्दोजहद करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक 18 साल से ऊपर के लोगों के वैक्सीन नहीं है, तो 18 साल से जो नीचे के लोग हैं यानी बच्चे जो हैं उनको किस तरीके से बचाया जाएगा। जी लेकिन एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर बात कही जा रही है, क्या आंकड़ों को हिसाब से क्या बताया जा रहा है कि कितनी वैक्सीन उनको मिल पाएगी, और साथ में यह भी कि कब तक वो वैक्सीन लोगों के लिए मुहैया हो पाएगी? अस्पतालों को मानकर चले कि जून के दूसरे हफ्ते में मिल रही है, तो लोगों के लिए खास तौर पर, और कैसे क्या रजिस्ट्रेशन जो प्रक्रिया है जिस तरीके से बाकी वैक्सीन का हो रहा है वही होगा, या फिर निजी तौर पर अपोलो अपनी तरफ से कोई व्यवस्था करेगा? इसको लेकर कोई जानकारी हो? देखिए बिल्कुल ताई, जिस तरीके से बात करें अपोलो अस्पताल की, तो अपोलो अस्पताल की तरफ से बिल्कुल कहा गया है कि अभी वो अपोलो अस्पताल के अंदर ही वैक्सीन मिल पाएगी, मगर जिस तरीके से बात की जा रही है कि लगातार इसकी प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी वो अभी स्पष्ट नहीं है। मगर बात करें कितनी वैक्सीन मिलेगी दिल्ली को, ये जरूर देखना होगा। मगर अभी तक कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है वो अपोलो अस्पताल के द्वारा ही वैक्सीन उपलब्ध कराएगी, मगर कितनी संख्या में होगी और कितनी बड़ी मात्रा दी जाएगी या फिर क्या है कितने की वैक्सीन मिलेगी यह भी स्पष्ट नहीं किया गया। मगर देखना होगा जब जून का दूसरा महीना दूसरे हफ्ता शुरू होगा उसके अंदर वैक्सीन का टीकाकरण स्टार्ट किया जाएगा, वो भी रूसी वैक्सीन का, तो कहीं ना कहीं स्थिति को थोड़ी बहुत सामान्य होने की आसार जरूर लगते हैं। मगर अभी तक जो कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगभग घटते हुए नजर आ रहे हैं और लगभग 1000 से कुछ ज्यादा ही आंकड़े हैं। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं मरने वालों की संख्या की बात करें तो वो भी घटकर काफी हद तक कम हो चुकी है, क्योंकि अभी तक लगभग 117 के करीब आंकड़े आ रहे हैं। मगर जिस तरीके से स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है उसमें साथ जाहिर है कहीं ना कहीं स्थिति जरूर समझ लिया, और लॉकडाउन कहीं ना कहीं फायदेमंद यानी कि लॉकडाउन जो है वो कहीं ना कहीं कारगर भी साबित हुआ। मगर कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर जो दुविधाएं हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो, पंजाब की सरकार हो या फिर दिल्ली की सरकार हो, कहीं ना कहीं उनके बीच में जरूर दिक्कतें बन रही है, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में तालमेल नहीं है, जैसा खामियाजा अभी तक जनता का भुगतना पड़ रहा है। जी लेकिन राजीव एक बात और हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि अब सवाल कीमतों को लेकर भी उठेंगे, क्योंकि अभी तक ज्यादातर सरकारों ने जो प्रदेश में युवाओं को लग रही है वो भी मुफ्त में मिल रही है, जो बुजुर्ग हैं उनको केंद्र सरकार पहले ही मुफ्त में दे रही है, लेकिन अब जो अपोलो अस्पताल में मुहैया कराई जाएगी क्या उसकी कोई कीमत होगी? क्या कीमत उसकी होगी? 400 से 500 के बीच में एक आमतौर पर जो कीमत रखी गई थी, क्या उससे ज्यादा होगी, या फिर वहां पर भी राज्य सरकारें मुफ्त में लोगों को वैक्सीन मुहैया कराएंगी? कोई जानकारी इससे जुड़ी? देखिए बिल्कुल ताई, जिस तरीके से बात करें अपोलो अस्पताल की, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं वैक्सीन जरूर दी जाएगी और यह जून के दूसरे हफ्ते से दी जाएगी। मगर अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया गया कि कितने की वैक्सीन दी जाएगी, क्योंकि पहले जो प्राइवेट अस्पतालों के लिए जो कीमत दिखाई की गई थी वो लगभग 400 से 500 के करीब रखी गई थी, और कहीं ना कहीं उसको ये कोशिश किया गया था कि किसी कालाबाजारी ना हो। मगर जिस तरीके से अब अपोलो अस्पताल के अंदर जो वैक्सीन दी जाएगी वो कितने की होगी ये स्पष्ट नहीं है, कितनी बड़ी संख्या के अंदर वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी अपोलो अस्पताल के अंदर वो स्पष्ट नहीं है। मगर केंद्र सरकार कहीं ना कहीं इसको अपने हाथ में लेता हुआ नजर आ रही है, और केंद्र सरकार के द्वारा ही शायद वैक्सीन मिल पाएगी। मगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली सरकार जितनी कोशिशें कर रही थी वो कहीं ना कहीं विफल नजर आई। मगर साथ के साथ दिल्ली सरकार ने कहीं ना कहीं हर बड़ी कंपनी की बात करें या विदेशी कंपनियों की बात करें उनसे जरूर कांटेक्ट किया है, और कुछ आसार भी मिलते नजर आ रहे हैं कि उनको वैक्सीन मिलेगी। मगर अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया, चाहे वो रूस की वैक्सीन हो, फाइजर हो या फिर और जो मडोना हो या इस तरीके की जो कंपनियां हैं वो अभी तक स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि कितनी बड़ी मात्रा के अंदर दिल्ली के वैक्सीन मिलेगी। मगर अभी तक कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है, वो दिक्कतें जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करनी चाहिए कि दिल्ली सरकार के द्वारा भी और केंद्र सरकार के द्वारा भी। जी लेकिन राजीव एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि कुल मिलाकर लोगों के लिए राहत की बात है, हो सकता है कि तमाम लोगों के लिए वो जो वैक्सीन वो मुहैया ना हो पाए, लेकिन कम से कम जो लोग सक्षम हैं कम से कम वो लोग तो अपना टीकाकरण करा पाएंगे, वो लोग तो वैक्सीन लगवा पाएंगे। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बात करें जिनके पास अभी तो इतना बजट नहीं है, पैसे नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सरकारी अस्पतालों के अंदर वैक्सीन लगवाने के लिए जा रहे थे, मगर जिसकी बात करें जिनकी क्षमता है वो पहले भी प्राइवेट अस्पतालों के अंदर लगवा रहे थे, और जब अपोलो के अस्पताल के अंदर ही अगर उसका चार्जिंग लिया जाता है तो वो भी वही कहीं ना कहीं वो लगवा सकते हैं। मगर बात करें जिस तरीके से मिडिल क्लास की या फिर अपर लोअर क्लास की, तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए दिक्कतें आएंगी। मगर देखना होगा दिल्ली सरकार उनके लिए कितना बड़ी उपलब्धि हासिल करेगी, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर जो दुविधाएं हैं वो दूर होती नजर आ रही है। मगर हाँ, जिस वजह से ये कहीं ना कहीं आशंका थी कि कहीं ना कहीं किसी तरीके से दिल्ली को वैक्सीन मिले, तो वो कहीं ना कहीं अब स्पष्ट होता नजर आ रहा है कि दिल्ली को वैक्सीन रूसी वैक्सीन जरूर मिलेगी, मगर किस तरीके से मिलेगी ये जरूर देखना होगा। मगर कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं जिसको कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर सॉर्ट आउट करना होगा। जी लेकिन राजीव अगर हम बाकी वैक्सीन की हम बात करें, मॉडर्ना की हम बात करें, या फिर जिस तरीके से बाकी की फाइजर जैसी जो कंपनियां हैं, ये जो बाकी के जो वैक्सीन है उसको लेकर क्या अभी अपडेट है?
क्योंकि पहले ही जो वो लोग मना कर चुके हैं कि राज्यों को हम लोग नहीं देंगे, क्या उसके बाद भी दिल्ली सरकार ने कोशिश की है उनसे वैक्सीन मंगाने की? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार बेशक फाइजर कंपनी हो या मडोना कंपनी हो या फिर रूसी वैक्सीन हो, इन सबसे बातचीत पहले भी बात कर चुकी है और कहीं ना कहीं इनको मना भी कर दिया गया है कि हम राज्यों को वैक्सीन नहीं देंगे, सिर्फ केंद्र को वैक्सीन देंगे। केंद्र की जिम्मेवारी बनती है राज्यों को कितनी वैक्सीन देनी है। मगर कहीं ना कहीं अब दिल्ली सरकार को लगता है कि कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकलेगा। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है, उससे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारी कंपनियों से बात हो चुकी है और वो वैक्सीन देने के लिए तैयार है, मगर कितनी बड़ी मात्रा के अंदर देंगे, कितना चार्जिंग होगा, ये कंपनियों को डिसाइड करेगा। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं उनको सफलता जरूर मिलेगी। मगर जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं रूसी वैक्सीन जो अपोलो अस्पताल के द्वारा दी जाएगी, उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, चाहे जो लोग सक्षम है, चाहे वो लगवाएं या फिर जनता लगवाए। मगर जनता के लिए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जितनी मेहनत कर रही है, लगता है कि वो जल्दी से जल्दी उन्हें भी कोई ना कोई सफलता मिलेगी। राजीव, एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि जिस तरीके से इसको लेकर भी विवाद है कि वैक्सीन अलग अलग कंपनी की अगर लगवाएं तो क्या वो काम करेगी या किसी शरीर पर, आम आदमी के शरीर पर क्या किसी तरह का कोई नुकसान या प्रभाव डालेगी, इस तरह के विवाद हैं। डॉक्टर पॉल, जो कि स्वास्थ्य सदस्य हैं नीति आयोग के, उनके द्वारा बात कही गई है। क्या उन्होंने कहा आखिरकार इसको लेकर, और क्या सरकार विचार कर रही है इस तरीके से किसी मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल नीति आयोग की बात करें तो डॉक्टर पॉल की बात करें तो उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि अगर किसी व्यक्ति को कोविड की वैक्सीन यानी कि एक वैक्सीन लगती है तो उसी कंपनी की दूसरी लगनी चाहिए। अगर किसी कारणवश उसको दूसरी कंपनी की वैक्सीन लगती है तो कहीं ना कहीं उससे घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, किसी न किसी व्यक्ति किसी एक ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिएक्शन जरूर हो सकता है, मगर कहीं ना कहीं उससे घबराने की जरूरत नहीं है। लगातार कहीं ना कहीं वैक्सीन अपना कार्य कर रही है। मगर जिस तरीके से एक अलग अलग कंपनियों की जो लोगों के अंदर भ्रम है कि अगर अलग अलग कंपनियों की वैक्सीन लगती है तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कतें आएगी, मगर डॉक्टरों की तरफ से बिल्कुल साफ कर दिया गया है, ऐसी कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को अलग अलग कंपनियों की लग भी जाती है तो उससे कोई डरने वाली बात नहीं है। मगर देखना होगा क्या अलग अलग वैक्सीनें लगती है किसी को तो क्या दिक्कतें आएंगी या फिर नॉर्मल स्थिति के हिसाब से चलता रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव तिवारी तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़े, उन्होंने तमाम जानकारी साझा की। रुक करते दूसरी खबर का। महाराष्ट्र के कई जिले ऐसे जहां पर चक्रवात तूफान तौकते में उनका असर देखने को मिला और कई ऐसे गांव हैं जिसकी वजह से अब तौकते तबाह हो चुका है। आपको बताएं कि तौकते तूफान की वजह से कई गांव तबाह हो चुके हैं, जिसमें रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग बुरी तरीके से प्रभावित हो चुके हैं। लेकिन इन जिलों में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोई मदद मुहैया नहीं कराई गई है, जिस पर राजनीति भी तेज हो चुकी है। ऐसे में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा किया और अपने सहयोगी विधायकों से आर्थिक मदद पहुंचाने की अपील की, जिसके बाद उत्तर मुंबई गोरेगांव से बीजेपी विधायक विद्या ठाकुर के नेतृत्व में 5 मकान बनाने की सामग्री एक बड़े ट्रक में लोड करके भेजी गई है। इसमें मुख्य रूप से सीमेंट शामिल है, चादरें, तिरपाल, एलईडी लाइटें, बाल्टी, मग, पंखे सहित कुल 21 सामान शामिल हैं। एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण के चलते महाराष्ट्र के कई जिले अभी भी प्रभावित हैं, वहीं आपदा से उबरने के लिए इन्हें सहयोग की जरूरत है, जो सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया है। लगातार मुंबई सहित महाराष्ट्र में संक्रमण के चलते लोगों की मौत हो रही है, लेकिन आपदा में बर्बाद हुए लोगों को महाराष्ट्र सरकार ध्यान देती नजर नहीं आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के हमारे अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा जी के आह्वान पर हम सभी लोग, हमारे नगर सेवक, हमारे पदाधिकारी, हमारे दूसरे डोनर, सभी लोगों ने यहाँ पर सपोर्ट किया है, मदद किया है। करीब करीब 20 से 22 सामान इस ट्रक के अंदर लोड करके हम लोग कोकण भेज रहे हैं, जिसमें चाय पत्ती है, तालपत्री है, सीमेंट शीट है, बच्चों को कुछ खाने के लिए सामान है, बाल्टी है, मग है, ऐसे अनेक सामान, पंखे हैं, एलईडी बल्ब है और बहुत कुछ इसमें सामान है। सीमेंट शीट के पतरे हैं जो कि उनको उपयोग में आ सकते हैं। तो ये सारा सामान हम कोकण को भेज रहे हैं। अपनी तरफ से कोशिश की जा रही है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन तमाम इलाकों का जहां पर तौकते तूफान के चलते लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ा, उन इलाकों का दौरा किया और साथ में अपने बीजेपी के जो विधायक उनको निर्देश दिया कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद के लिए आगे आए।
और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता मुंबई से मुरारी सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मुरारी सिंह, कई ऐसे इलाके हैं, कई जिले हैं, कई गांव हैं जहां पर तौकती तूफान का असर देखने को मिला। महाराष्ट्र सरकार ने अब तक कोई मदद नहीं पहुंचाई है, लेकिन बीजेपी विधायक अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। क्या अपडेट है? जी मोहित, बिल्कुल सही कहना है। आपको बताएं कि जहां कोरोना काल से मुंबई सहित महाराष्ट्र में हाहाकार मचा है, वहीं तूफान ने जमकर महाराष्ट्र के 3 से 4 जिलों में उत्पात मचाया है। सैकड़ों की तादाद में लोग घरों से बेघर हो चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के कानों तक क्यों नहीं रेंगा। भले ही मुख्यमंत्री दौरा कर चुके हों, कैबिनेट मंत्री दौरा कर चुके हों, लेकिन कहीं कोई राहत सामग्री नहीं देखी गई है। विरोधी पक्ष नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल महाराष्ट्र के 2-3 जगह सिंधुदुर्ग और रायगढ़ ऐसे जगहों का दौरा किए जहां पर उन्होंने देखा कि लोगों के घर पर छत नहीं है। उसके बाद उन्होंने मुंबई सहित महाराष्ट्र में बीजेपी विधायकों के साथ संपर्क कर उन तमाम सामग्री को मुहैया कराकर उन लोगों को पहुंचाने की बात कही, जिसके बाद उत्तर मुंबई गोरेगांव से विधायक विद्या ठाकुर ने लगभग 7 से 8 लाख रुपए की सामग्री ट्रक में भरकर रवाना की है, जिसमें खाने पीने की सामग्री के साथ में मकान बनाने की सामग्री है। तो जिस तरीके से हालात बिगड़े थे, चाहे सिंधुदुर्ग के हों चाहे रायगढ़ के हों, इन्हें सुधारने के लिए बीजेपी एक बड़ी भूमिका में नजर आ रही है, जबकि महाराष्ट्र सरकार कुंभकर्ण की गहरी नींद में सोई हुई है। मुरारी सिंह, जिस तरीके की स्थिति हम देखे, हमने तस्वीरें देखी थी, आप भी लगातार उस दिन मैदान में थे, आपने वो लोगों को जो नुकसान हुआ, लोगों के घर उड़ गए, लोगों की हर रोज की जो कमाने खाने के साधन थे वो खराब हो गए। अब ऐसे में केंद्र सरकार ने तो मदद दी है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया। तो लोगों में आखिरकार इसको लेकर क्या कोई रोष देखने को मिल रहा है? देखिए मोहित, साफ तौर पर जो आम जनमानस होता है, अगर कोई आपदा आती है तो सरकार की तरफ वो माई बाप की तरह देखता है कि सरकार उन्हें कोई राहत पहुंचाएगी, सरकार कोई सामग्री देगी। लेकिन सप्ताह भर का दिन गुजरने जा रहा है, लेकिन अभी तक कहीं कोई राहत सामग्री नहीं दी गई है। चाहे वो मुंबई की बात हो, चाहे न्यू मुंबई की बात हो, या फिर इस तौके तूफान में सबसे ज्यादा सिंधुदुर्ग और रायगढ़ जो 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट है सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, वहां पर भी सरकार की तरफ से कोई भूमिका नहीं निभाई गई है। तो कहीं न कहीं लोगों में नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल में लोग अपने घरों में पैक थे, कि लाले पड़े थे, और ऐसे में आफत से कम नहीं थी, और इस आपदा में सरकार की चुप्पी लोगों के बीच नाराजगी जरूर पैदा कर रही है। मोहित, लेकिन एक बात और हम समझने की कोशिश करें, क्या सरकार ने किसी तरह का आकलन किया है कि कितने लोग इससे प्रभावित हुए हैं, कितने लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है, किस तरीके से मदद की जा सकती है? देखिए, आधिकारिक तौर पर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है कि कितने लोग प्रभावित हुए हैं और कितने लोगों की मदद की जा रही है। लेकिन पिछले 2 दिनों में अगर नजर डाले तो महाराष्ट्र की राजनीतिक सियासत में काफी तेजी देखी जा रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के मुलाकात के बाद जहां संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के बिगड़ते हालात को समझने के लिए, जो तूफान आया था उसमें बर्बाद हुए लोगों को राहत पहुंचाने के लिए मराठा आरक्षण और जो इस समय चल रहा है विवाद, उसे लेकर के ये मुलाकात हुई है। तो लगातार मुख्यमंत्री अपने तीनों सहयोगी पार्टियों के साथ में चर्चा कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन से किसी को कोई राहत इस मुलाकात से नहीं, और यही वजह है कि उनमें काफी नाराजगी है। लेकिन मुरारी, एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि बीजेपी विधायक अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। अगर हम बीजेपी विधायक ठाकुर की हम बात करें कि किस तरीके से उन्होंने मदद की है, और क्या इसी तरीके से वो आगे भी मदद करने के लिए उन्होंने क्या कोई आश्वस्त किया है? देखिए, विद्या ठाकुर जो मौजूदा विधायक है, उनके पति जयप्रकाश ठाकुर महाराष्ट्र में बीजेपी की तरफ से पिछले 30-40 सालों से अपनी राजनीतिक सियासत गोरेगांव विधानसभा से करते हैं। समय समय पर इन लोगों के यहाँ से समाज सेवा का एक प्रतीक देखने के लिए मिलता है। ये कोई नई बात नहीं है। मुंबई सहित महाराष्ट्र में कोई आपदा होती है तो खास करके अगर पूर्व महिला विकास कल्याण मंत्री बीजेपी सरकार में रह चुकी है विद्या ठाकुर, ये हमेशा तत्पर रहती है। और यही चीज हुआ कि जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने
माफ कीजिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जब पूरे इलाके का दौरा किया, उन्हें लगा कि नहीं, यहाँ खाने पीने की दिक्कत है, लोगों के घर पे छत नहीं है, तिरपाल की जरूरत है, लाइट बिजली गुल हो चुकी है। और उन्होंने जब इस मामले में अपने विधायकों के साथ चर्चा किया तो उसमें विद्या ठाकुर ने एक अहम भूमिका निभाई। कोई भी देरी न करते हुए ताबड़तोड़ उन्होंने 1 ट्रक सामग्री भर के महाराष्ट्र के उस तबाह हुए जिले के लिए रवाना हुई है। उनका मानना है कि आने वाले समय में इस तरीके की मदद सामग्री और भी पहुंचाई जाएगी। लेकिन अब लोगों को इससे राहत यकीनन मिली होगी, लेकिन बाकी बीजेपी विधायकों की हम बात करें, क्या वहां से भी कोई उम्मीद नजर आ रही है कि वो लोग भी इस तरीके से कोई कदम उठाएंगे? और जब बीजेपी विधायक यानी कि विपक्ष के लोग इस तरीके से कदम उठा रहे हैं, क्या लग रहा है कि सरकार भी इसको देखकर अपनी तरफ से कुछ राहत दे सकती है लोगों को? देखिए, यही देखना होगा कि क्या इस विपक्ष के जो विपक्ष कार्य कर रहा है, चाहे उनके जो नेता कार्य कर रहे हैं, इससे लेकर सरकार की नींद खुल पाती है कि नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि महाराष्ट्र में जब से महाविकास आघाड़ी सरकार चल रही है, तब से विपक्ष एक अहम और एक बड़ी भूमिका में महाराष्ट्र में जो है कि निभा रही है। समय समय पर अपने विवादों से लेकर के महाराष्ट्र सरकार पर, चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे लेटेस्ट ब्लैक फंगस का मामला आया हो, या फिर जिस तरीके से वैक्सीनेशन का चीज थे, तो विपक्ष लगातार महाराष्ट्र सरकार पर हावी है। साथ में जो समाज सेवा करना चाहिए, जो लोगों की जरूरत है, उसके लिए आवाज भी बन रही है और उनकी जरूरतों को भी पूरा कर रही है। आने वाले समय में कहा जा रहा है कि बीजेपी के दर्जनों विधायक एक बड़ी संख्या में मोटी सामग्री लेकर महाराष्ट्र के रायगढ़, सिंदूर, जो तबाह हुए जिले हैं, वहां मदद के लिए पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो मुरारी सिंह हमारे संवाददाता जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से टौकती तूफान का असर कई जिलों में है और उससे लगातार किस तरीके से बीजेपी विधायक मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। पंजाब में मिनी लॉकडाउन 10 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यह फैसला कोविड रिव्यू बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना मामलों में आ रही गिरावट को देखते हुए निजी वाहनों में यात्रियों की संख्या की सीमा को हटाने का आदेश दिया। सरकार ने वैकल्पिक सर्जरी और पूर्ण ओपीडी संचालन बहाल करने की भी मंजूरी दी है। इसके अलावा ऑक्सीजन का इंडस्ट्री में उपयोग किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कोविड की स्थिति में सुधार को देखते हुए सरकार और निजी दोनों अस्पतालों में वैकल्पिक सर्जरी को फिर से शुरू करने के साथ ही राज्य के सभी जीएमसीएच में ओपीडी संचालन को बहाल करने का भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। आपको यह भी बताते चलें कि गंभीर कोविड मामलों के लिए बिस्तरों और ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए 12 अप्रैल को गैर जरूरी सर्जरी पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने अब इन्हें फिर से शुरू कर दिया है और इसकी अनुमति दे दी गई है। चिकित्सक शिक्षा मंत्री ओपी सोनी ने कहा कि 3 जीएमसी से पहले ही 50% ओपीडी संचालन शुरू कर दिया गया है, जिसे जल्द ही 100% तक बढ़ाया जाएगा। प्रतिबंधों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेषज्ञों की सलाह पर प्रतिबंधों को जारी रखने का फैसला लिया गया है। और इसी पर हमारे सहयोगी जगतार भुल्लर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। जगतार भुल्लर, क्या कुछ अपडेट है, किस तरीके से ये बड़ी क्योंकि बैठक हुई थी, बैठक के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है, लोगों को थोड़ी राहत देने का काम मिनी लॉकडाउन में किया गया है, क्या कुछ वो राहत है, एक बार विस्तार से बताएं। बिल्कुल, देखिए मोहित, जो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की मीटिंग हुई थी और मीटिंग की उन्होंने कहा कि तीसरी लहर का खतरा अभी बरकरार है और अलर्ट रहना पड़ेगा। और साथ के साथ जो पंजाब में मिनी लॉकडाउन था वो अब 10 जून तक बढ़ा दिया गया और साथ के साथ निजी वाहनों को राहत देगी और ओपीडी भी खुली रहेगी। लेकिन पुरानी पाबंदियां भी कुछ जारी रहेगी और जो कमर्शियल वाहन है उनकी जो क्षमता से आधी सवारियां बैठानी होगी, लेकिन साथ साथ जो सियासी रैलियां उन पर भी पाबंदी रहेगी। और क्योंकि उन्होंने बताया कि कोरोना जो पॉजिटिव कम हुए हैं, लेकिन अभी भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है। और दूसरी, जो निजी वाहन उन पे जो सवारियों की संख्या वो पाबंदी हटा दी गई है और ओपीडी को भी इजाजत दी गई है। और अस्पतालों में जो लेवल 3 बेड की कमी होने की सूरत में ही अवश्य कह रहे उन्होंने माना कि सर्जरियां की जाए, जो जरूरी सर्जरियां की जाए। शहर में कौन सी दुकानें किस समय खुलेगी, ये उन्होंने सभी डीसी को अधिकार दिए गए। और साथ के साथ ये भी माना जा रहा है कि जो सरकार की तरफ से ये मिशन फतेह 2 को भी आगे बढ़ाने की नौजवानों को आगे बोला। और जो सरकार की जो मुहिम है कोरोना पिंड, जिसको सरकार ने टाइटल दे रखा गया, उसके लिए भी एक सरकार ने बोला कि लहर चलाने की जरूरत है।
और तीसरी लहर की तैयारी के लिए केंद्र से पंजाब सरकार ने मांग की है कि बच्चों को लेकर जो 500 से ज्यादा जो पेडियाट्रिक वेंटिलेटर है वो भी सरकार ने मांगे। माना जा रहा है कि वो जो तीसरी लहर आ रही है वो बच्चों के लिए बहुत खतरनाक होगी। ऐसे में सरकार ने पहले ही केंद्र सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द बच्चों की जिंदगी को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल सरकार को 500 के करीब जो पेडियाट्रिक वेंटिलेटर वो भी सरकार पंजाब सरकार ने से मांगे। और साथ के साथ मिशन फतेह की हम बात करें, लेकिन उससे पहले एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि जो निजी वाहन है खासतौर पर उनको छूट दी गई है, इससे लोगों को क्या मदद मिल पाएगी, किस तरीके से मदद मिल पाएगी, ये भी हम समझने की कोशिश करें। बिल्कुल मोहित, अगर मान लो कि आप एक गाड़ी में जा रहे हो और गाड़ी, क्योंकि हर गाड़ी में जो छोटी गाड़ी है वो उसमें 5 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन 5 लोग परिवार के मेंबर ही हो सकते हैं क्योंकि हर एक को पता है कि वो पॉजिटिव नहीं है, किसी के वो संपर्क में नहीं आया, तो वो 5 लोग परिवार के हो सकते। नहीं तो पहले सरकार ने बोला था कि सिर्फ एक गाड़ी में 3 लोग ही बैठ सकते हैं, इसलिए जो प्राइवेट वाहन हो गए, निजी वाहन हो गए, उसमें फैमिली बैठ सकती है। और अगर हम कमर्शियल वाहनों की बात करें, मान लो जो टैक्सी चला रहे हैं, तो वहाँ जो गिनती वो 3 ही रहेगी, क्योंकि वहाँ फिर क्योंकि एक छोटी गाड़ी है, छोटी गाड़ी में 5 लोग एक साथ बैठेंगे तो निश्चित तौर पे वो जो केस है वो बढ़ने की रिस्क रहेगा। तो ऐसे में सरकार ने तभी जो कमर्शियल वाहन है उनमें जो गिनती वही पुरानी रखी है कि जो कार में 3 से ज्यादा लोग नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन जो प्राइवेट गाड़ी है एक परिवार के जितनी गाड़ी की कैपेसिटी है, मान लो बड़ी गाड़ी है तो उसमें बैठ पाएंगे, जो छोटी गाड़ी है उसमें 5 लोग बैठ सकते हैं। तो ये सरकार की तरफ से कोशिश ऐलान किया गया है। बिल्कुल, लेकिन दूसरी बात एक और समझने की हम कोशिश करें कि लगातार पंजाब के अंदर वैक्सीनेशन को तेजी लाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में क्या कोई फैसला वैक्सीनेशन को भी लेकर हुआ हो? जी बिल्कुल, माना जा रहा है कि सिर्फ पंजाब में, हरियाणा में भी दोनों में कमी है। और पंजाब में अगर हम वैक्सीन की बात करें तो सरकार की तरफ से बताया गया है कि सिर्फ एक का स्टॉक ही बचा पंजाब में। तो साथ के साथ सरकार जून में जो 18 से 45 साल की उम्र के वर्ग वाले लोग हैं उनकी टीकाकरण की जो सूची भी तैयार कर रही है। लेकिन फिलहाल सरकार का मानना है कि जो वैक्सीन का स्टॉक है वो 1 दिन का बचा। और बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जगतार सिंह बुल्लर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से अहम बैठक हुई और बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, जिसमें लोगों को थोड़ी राहत देने का काम पंजाब में मिनी लॉकडाउन में किया गया है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।